जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। नमस्कार, आज का टॉपिक बच्चों को लेकर है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। जहां जनसंख्या को काबू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा चल रही है, कानून लाने की तैयारी की जा रही है, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तो केंद्र के पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए नया कानून तक लाने की बात कर दी है और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की पैरवी की है। आखिर ये बच्चों की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और तब आप तय करना कि क्या ज्यादा बच्चे होने चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आबादी बढ़ाने की बात आई कहां से, आई कैसे। दरअसल आंध्र प्रदेश में देश भर के कई राज्यों में एक नीति है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन लोगों को निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। वहीं इस पॉलिसी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने धता बता दिया है और नई जनसंख्या नीति लाने की बात कही है। नायडू ने कहा है कि उन्हीं लोगों को निकाय चुनाव लड़ने की इजाजत होगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। अब ऐसा चंद्रबाबू नायडू ने क्यों कहा, इसका हिडन एजेंडा तो वही जाने। लेकिन उन्होंने जो वजह बताई है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के गाँवों में सिर्फ बुजुर्ग बच गए हैं, इसीलिए वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून ला रहे हैं। ये बात भी सही है कि वाकई में आंध्र प्रदेश के कई गांव युवा विहीन हो गए हैं, यूथलेस। लेकिन सवाल यह है कि ज़्यादा बच्चे होने के बाद ये गारंटी कौन देगा कि वो बच्चे भी जो युवा हो जाएंगे वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। वहीं नायडू की तरह ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी लोगों से अपील की है कि 16-16 बच्चे पैदा करें, जबकि स्टालिन ने तो खुलकर कहा है कि हमारी आबादी कम हो रही है और जिसका असर उनकी लोकसभा सीटों पर भी पड़ रहा है। और हो न हो आने वाले टाइम में परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों पर असर ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यों न हम 16-16 बच्चे पैदा करें। दरअसल 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का प्रावधान है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रावधान होता है और इसके लिए परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। और साउथ के नेता अपने राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ाने के मंसूबे के चलते ये बयान दे रहे हैं और हो सकता है कि इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसा बयान दिया हो। लेकिन कुछ फैक्ट और भी है जो हमें दोनों तरफ सोचने को मजबूर करते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी कमी आई है। यहाँ की वृद्धि दर 0.4% तक आ गई। आंध्र प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2022-23 में 1.7 तक पहुंच गया था, जबकि तमिलनाडु में 1.8 है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक दंपत्ति कितने बच्चे पैदा करते हैं। और अगर किसी भी देश की जनसंख्या को न बढ़ाना है न घटाना है, यानी स्टेबल रखना है, तो 2.1 की फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए, जबकि यूपी और बिहार में 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ के ज़्यादातर राज्यों में जनसंख्या बढ़ेगी और साउथ के राज्यों में घटेगी। और लगभग यही बात आरएसएस भी कह रहा है। 10 जुलाई 2024 को आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में भी एक एडिटोरियल छपा था, जिसमें जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताई गई थी और एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत की बात भी कही गई थी। आरएसएस की इस मैगजीन में लिखा गया था कि पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने में अपेक्षाकृत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जनगणना के बाद आबादी में बदलाव होने पर संसद में कुछ सीटें कम होने का डर है। जायज बात है, आरएसएस ने भी नायडू और स्टालिन की चिंता को पहले ही समझा था और अपने लेख में छापा था। लेकिन 8 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो हिंदुओं को आबादी बढ़ाने से रोकता हो। आरएसएस कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है, और ऐसी ही बच्चों की पॉलिटिक्स में पीएम मोदी भी कम नहीं है। अप्रैल 2024 का महीना याद है ना, जब चुनाव चल रहे थे, और तब मोदी ने राजस्थान में क्या कहा था। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो जैसे देश में पीएम मोदी ने ज्यादा बच्चों का डर दिखाया,
वैसे ही नायडू और स्टालिन ने भी अपने राज्यों के लोगों को कम बच्चों का डर दिखाया और डर दिखा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेता हैं, जैसे बीजेपी के साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, ये सभी लगातार अपील करते रहते हैं हिंदुओं से कि 4-4 बच्चे पैदा करें। लेकिन लोग बच्चे पैदा करेंगे, उनको पालेगा कौन, उनको पढ़ाएगा कौन, उनकी शिक्षा का ध्यान कौन रखेगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रहेगा? इन बातों की कोई भी चर्चा नहीं करता, न साउथ के नेता और न ही बीजेपी और आरएसएस के नेता। खुद बीजेपी और आरएसएस कंफ्यूज हैं कि आखिर करना क्या है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव जनसंख्या कानून की पैरवी कर चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय भी जस्टिस वेंकटचलैया की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा गोरखपुर से जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं रवि किशन, वो पिछली बारी जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल तक पेश कर चुके हैं, जबकि उनके खुद 4 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों के लिए बिल लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं 4 महीने पहले एक लड़की सिनेवा ने भी रवि किशन की बेटी होने का दावा किया था। खैर, इन सब के तर अब आपको एक डेटा बता देता हूं, उसके बाद कुछ अलग अलग कहानियों की बात होगी। बिहार का एक आदमी साल भर में औसत 66,828 रुपए कमाता है और यूपी में 84,000 रुपए। बच्चे पैदा करने के मामले में बिहार सबसे आगे है। इस राज्य में महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। और फिर है यूपी, जहां 2.4 की प्रजनन दर है, जबकि तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति आय है 3,15,220 रुपए और आंध्र प्रदेश की है 2,70,295 रुपए। इसलिए ये डाटा ये बताता है कि जहां देश में सबसे कम इनकम है, वहीं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी कि मोटा मोटा समझ लें कि भारत में 2 हिस्से हैं, एक उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और दक्षिण भारत में जनसंख्या घट रही है, और यही वजह है कि देश में गजब का विरोधाभास है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों पर नकेल कस रहे हैं, और दक्षिण भारत के राज्य 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी कर रही है। बहरहाल, नेता लोग कभी जनसंख्या घटाने की पैरवी करते हैं, कभी बढ़ाने की बात करते हैं। दरअसल जब सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने शुरू किए थे, तो तब दक्षिण के राज्यों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठाए और सफल भी रहे। लेकिन इसके उलट उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार जारी रही, और इसीलिए उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या दक्षिण भारत के राज्यों की अपेक्षा लगातार बढ़ रही है। और ये बात आरएसएस भी एक लेख में कह चुका है, क्योंकि 2026 तक परिसीमन पर रोक है, और हो सकता है कि 2026 के बाद फिर से परिसीमन हो तो लोकसभा सीटों की जो संख्या है घट बढ़ सकती है। और अगर ये रोक हटती है तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और दक्षिण भारत को कम। इसीलिए शायद दक्षिण भारत के नेताओं को जनसंख्या की चिंता सता रही है। इस बार नायडू दमदार स्थिति में है, तो शायद इस बार वो परिसीमन पर रोक लगवाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन 20 साल बाद क्या होगा, इसी चिंता में उन्होंने भविष्य की राजनीति के हिसाब से ये बयान दिया हो कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वही निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। खैर, ये आपको तय करना है कि आपको कितने बच्चे पालने हैं, कितने बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि बच्चे पालने में आप कितने सक्षम हैं ये आप ही जानते हैं, ये नेता नहीं जानते, क्योंकि ये नेता आज हैं कल नहीं है। बच्चे इन्होंने नहीं पालने हैं, इसीलिए फैसला आपका होना चाहिए और आपका फैसला नेताओं को जवाब के साथ होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जनसंख्या बढ़ना नुकसानदायक है या घटना। 50 साल पहले चलते हैं, जब देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जबरदस्त कोशिशें हो रही थी। परिवार नियोजन पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, और तब 1975 से 1977 तक तो गजब ही हो गया, जब इंदिरा गांधी के टाइम पर नसबंदी कानून लाया गया। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई गई, यहाँ तक कि नाबालिगों को भी इसकी चपेट में आना पड़ा, और इसके चलते जबरदस्ती ने हिंसक रुख तक अपना लिया था, जिसमें पुलिस से लोगों की झड़प हुई और कई लोगों की मौत भी हो गई। कहते हैं कि उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नसबंदी करा दी गई थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जनसंख्या विस्फोट से निपटना कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। देश में भुखमरी और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी, और जिसका एक उपाय था जनसंख्या पर काबू करना।
संजय गांधी का ये मिशन जर्मनी में हिटलर के नसबंदी अभियान से भी ज्यादा कड़ा था। हिटलर ने भी अपने देश में ऐसा ही करवाया था, लेकिन उसने करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी करा दी थी। खैर, इतनी नसबंदियों के बाद भी देश में जनसंख्या बढ़ोतरी जारी रही और तब इंदिरा गांधी को नारा देना पड़ा कि हम दो हमारे दो। इसके बाद भले ही भारत की ग्रोथ रेट में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या को रोकना है तो कानून से ज्यादा जागरूकता से रोका जा सकता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक साउथ के राज्यों में जागरूकता ज्यादा आई है, इसलिए वहां जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज हुई है। लेकिन नॉर्थ के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर में साउथ के राज्यों के मुकाबले कम कमी आई है। जिस दौर में भारत में हम दो हमारे दो का नारा दिया जा रहा था, उसी दौर में चीन भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा था। तो चीनी सरकार ने साल 1980 में पूरे देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। लेकिन इस नियम से हुआ क्या? इस नियम से चीन में बहुत ज्यादा जेंडर गैप बढ़ गया। लड़कों की चाहत के चलते अबॉर्शन बढ़ने लगे और सेक्स रेशो में काफी डिसबैलेंस हो गया। नतीजा ये हुआ कि चीन ने 35 साल बाद साल 2016 में इस वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। वहीं 2 बच्चों की नीति को लागू करने वाले राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात शामिल थे, जिनमें बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल और अब आंध्र प्रदेश में यह नियम हटा दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 2019 में संशोधन किया था। इसके बाद जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे होंगे, उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो लोग इस संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचे। लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि संशोधन 25 जुलाई 2019 के बाद ही लागू होगा, इससे पहले वालों पर नहीं। इसके अलावा यूपी की बीजेपी सरकार भी 2021 में नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ नहीं देने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन से रोकने की बात कही गई। वहीं उड़ीसा और गुजरात में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलता, उनको अन्य लाभों से भी वंचित किया जा सकता है। गुजरात में 2005 से यह नियम है कि 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। महाराष्ट्र में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है। इसी तरह असम में भी है। असम में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। 2 चाइल्ड पॉलिसी के तहत अगर नौकरी के दौरान आप 2 से ज्यादा बच्चे करते हैं तो सरकारी नौकरी से निकाला भी जा सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1994 से कानून है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अलग ही नियम है, जैसे सिक्किम सरकार पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देती है और तीसरे बच्चे के जन्म पर डबल इंक्रीमेंट की सुविधा देती है। वहीं यहाँ के सीएम ने तो यहाँ तक कहा कि IVF से जो लड़की या जो महिला मां बनती है, उनको 3 लाख की मदद दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जातीय समुदायों की आबादी घट गई है। वैसे 2021 में मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोटे ने भी ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। 54 साल के रोटे की 3 बेटियां और 1 बेटा है। वैसे दुनिया के सबसे बड़े परिवार की बात करें तो ये मिजोरम का ही परिवार है और यह है 167 लोगों वाला चाना परिवार, जो 100 कमरों वाले 4 मंजिला घर में रहता है। चाना की कुछ साल पहले ही मौत हुई। पैसे से बढ़ई चाना की 38 पत्नियां हैं और 89 बच्चे हैं। चलिए अब इसके अलावा दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं, और वो ये है कि अंडर पॉपुलेशन के क्या नुकसान है। अंडर पॉपुलेशन वाले देश क्या कर रहे हैं? कई देश बढ़ती आबादी से चिंतित हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जो आबादी बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। जैसे जापान, जहां टोक्यो के बाहरी इलाके में जाकर बसने वाले लोगों को हर बच्चा पैदा करने पर लगभग 10 लाख येन यानी 6 लाख भारतीय रुपए इनाम के रूप में दिया जाता है। जापान इकलौता देश नहीं है जहां बच्चे पैदा करने पर सरकार इस तरह का इनाम देती है।
इसके अलावा रूस में भी दूसरा और तीसरा बच्चा होने पर 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। दरअसल रूस की कुछ अलग कहानी है जो शुरू हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब यहाँ करीब विश्व युद्ध के दौरान 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि जो महिला 10 बच्चे पैदा करती थी उन्हें रूस में द ग्रेट मदर की उपाधि दी जाती थी और मदर हीरोइन की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। उनके लिए रोजाना 10 लीटर दूध समेत कई और सुविधाएं सरकार देती थी। वहीं रूस में उस वक्त से अब तक जो कुंवारी माँ है उसको भी पूरे सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है। ये योजना वैसे 1990 के दौर में बंद हो गई थी, लेकिन पुतिन ने फिर से इस पुरस्कार को, इस उपाधि को देने का ऐलान कर दिया है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार ने तो 12 सितंबर 2007 को गर्भधारण दिवस तक घोषित कर दिया था, यानी कि इस दिन छुट्टी थी ताकि लोग बच्चे पैदा करने पर फोकस कर सकें। इसके अलावा जो महिलाएं इस दिन के ठीक 9 माह बाद बच्चे को जन्म देती हैं उन्हें कार और इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट किए जाते हैं। ऐसा ही इटली में है जहां बच्चे पैदा करने पर सरकार बच्चों का पूरा खर्च उठाती है। रोमानिया में अलग ही रूल है, यहाँ बच्चे न पैदा करने वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो दंपत्ति बच्चे पैदा नहीं करते उन्हें 20% ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तुर्की, हांगकांग, डेनमार्क, स्पेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, ऐसे न जाने कितने देश हैं जहां लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अलग अलग इनाम दिए जाते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन को लेकर दुनिया में भी काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी असमंजस है। और इसी जनसंख्या को लेकर भारत भी दोहरी स्थिति में है, जहां साउथ के राज्यों और नॉर्थ के राज्यों में काफ़ी अंतर है और इसीलिए दो धड़ों में विचार आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर यह है जो फरवरी में ही आ गई थी। ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर, ये आप तय कर लीजिए। खबर यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन गया है। भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख पहुंच गई है। यानी कि भारत की आबादी चीन की आबादी से 29 लाख ज्यादा हो गई है। एक आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 2050 तक 166 करोड़ पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच की है। इसके अलावा 18% लोग 10 से 19 साल के उम्र के हैं, जबकि 10 से 24 साल के लोगों की संख्या 26% है। वहीं 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या 68% है और 65 साल से ऊपर के लोग 7% हैं। चीन की बात करें तो चीन में 0 से 14 साल के बीच 17%, 10 से 19 के बीच 12%, 10 से 24 साल की उम्र के लोग 18%, 15 से 64 साल की उम्र के लोग 69% और 65 साल से उम्र के लोगों की संख्या 14% है। यानी कि ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में युवाओं की संख्या चीन से ज्यादा है और बुजुर्गों की संख्या चीन से कम, जो कि थोड़ी सी चीन के मुकाबले राहत देने वाली खबर है। आपको बता दें कि 1820 में भारत की आबादी सिर्फ 13 करोड़ 40 लाख के आसपास थी, जबकि 19वीं सदी तक भारत की आबादी ने 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। साल 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ के पार चली गई और 22 साल बाद अब भारत की आबादी 143 करोड़ के पास पहुंच गई है। और अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार रही तो 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। दुनिया की आबादी का जिक्र करें तो मार्च 2023 में 800 करोड़ से ज्यादा दुनिया की आबादी पहुंच चुकी है और दुनिया की आबादी की रफ्तार अगर इसी तरह रही तो साल 2050 तक यह आबादी 970 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब एक नजर इन आंकड़ों पर। साल 2022 में भारत में 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, यानी कि हर दिन 56,000 बच्चे औसतन पैदा हुए, जबकि चीन में साल 2022 में 95 लाख बच्चों का जन्म हुआ। वैसे भारत की आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी और तीसरा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट घटा। एक और वजह पर गौर करें तो भारत में
औसत आयु भी आबादी बढ़ने की वजह मानी जा सकती है। दरअसल 1950 के दौरान भारत में एक व्यक्ति की औसत उम्र 34 साल होती थी, जो अब बढ़कर 70 साल पहुंच गई है। वैसे आबादी के मामले पर ही नहीं, कई मोर्चों पर भारत ने रफ्तार भी पकड़ी है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बढ़ती आबादी पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1950 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 274 रुपए सालाना थी और आज यही आय 1,26,000 रुपए सालाना पहुंच गई है। उस वक्त जीडीपी 2.93 लाख करोड़ रुपए की थी, आज 304 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है। 1950 में देश का बजट सिर्फ 197 करोड़ रुपए था और आज 45.03 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके तर अगर दूसरे पहलू से देखें तो चिंता भी है। 1950 में दुनिया में भारत की जीडीपी की हिस्सेदारी 22% थी, लेकिन आज ये घटकर सिर्फ 3% रह गई है। 1950 में सोने की कीमत 90 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और आज यही कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 1950 में पेट्रोल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर थी और आज 110 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच गई है। तो 1950 के बाद पहली बार भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया है और अब आबादी में भारत है दुनिया में नंबर 1। जहां चीन ने अपनी बढ़ती आबादी को थामने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, लेकिन इस पॉलिसी के क्या नुकसान थे वो हमने आपको बताए। वहीं भारत की स्थिति किस तरह की है वो आपने समझा। अब आपको तय करना है कि भारत में कौन सी जनसंख्या नियंत्रण नीति होनी चाहिए और भारत को देश हित में फैसला लेना चाहिए, न कि दल हित में। नमस्कार। एक तरह से जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर